यू है जो कि यू एफ माइनस यू आई के इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हैं तो आपको डेल्टा यू मिलता है, दैट इज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग अच्छी सेहत में होंगे। इस वीक हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका ये मतलब है कि इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है जिसको हमने यू कहा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास डेल्टा यू है जो कि यू एफ माइनस यू आई के इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हैं तो आपको डेल्टा यू मिलता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वर्क डन, ठीक है। और फिर हमने ये भी चेक किया कि वर्क डन अब क्या होता है कि वर्क डन हमारा बराबर इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डी, ये हमारा वर्क डन होता है, ठीक है जी। और वर्क डन को डिस्कस करने के बाद हमने इसकी एक एग्जांपल भी की थी, अगर आपको याद हो कि हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था यूजिंग वर्क डन को, फिर हमने चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। सो वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन potential energy and electric potential, that is V is equal to electric potential is equal to potential energy per unit charge, per unit test charge you can say, okay, which means that change in potential electric potential Vf minus Vi, this is equal to delta V and it is equal to डेल्टा यू ओवर यूनिट चार्ज क्यू। एंड इसका ये मतलब हुआ कि यू कैन रिलेट डेल्टा वी विद डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया आपके पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के किस तरह से उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है। और इसी तरह से हमने ये रिलेशनशिप ड्राइव किया पोटेंशियल एनर्जी से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ओके जी, ये तो हो गया कि हमने लास्ट में इसको डिस्कस किया था, फिर से रिलेटेड हमने कुछ अपनी सॉल्व की थी, कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी इससे रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का भी को भी डिस्कस किया था। और फिर हमने ये देखा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई, इस ये पाथ इंडिपेंडेंट है। हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स लिए आई एंड एफ, एक डिस्टेंस हमने डायरेक्ट लिया आई से एफ का, लेट्स सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ तक इसका है। एक डिस्टेंस हमने कैसे लिया, आई से हम पहले सी पे चले गए, फिर सी से हम किस पर आगे एफ पर आ गए। तो हमने इसका भी इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस पाथ का फाइंड आउट किया, फिर हमने इसका फाइंड आउट किया। इन दोनों को जब हमने इक्वेट किया तो हमें ये पता चला कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट, कि उसको डिपेंड वो नहीं करता कि आप उसको कहाँ से घूम के आ रहे हैं इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुँचने के लिए। तो जो स्ट्रेट उनका यू कैन से कि जो उसका पाथ होता है स्ट्रेट, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसके ही बराबर होता है, ठीक है जी। ये हमारी थी लास्ट लेक्चर की डिस्कशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा अपने आप को अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, विच इज़ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और आप उसका क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप उसका देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। ओके जी, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फिगर है, एक मिनट में स्क्रीन मुझे नज़र नहीं एक्चुअली प्रॉपर आए, तो ये आपके पास अगर मैं इसको देखूँ, ये आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। उसकी वजह से ऑफ कोर्स उसके इर्द गिर्द क्या है, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपको इसके जहाँ पर मिल गई। अब आप पॉइंट पी पर वी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब पॉइंट पी पर वी फाइंड आउट करने के लिए
आप क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि आप एक, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी पी पे, तो हमने यहाँ पर एक, अगर आपको याद हो जब हमने शुरू के लेक्चर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि वहाँ पर हम किसी एक जगह से किसी एक टेस्ट चार्ज को हमने उस पॉइंट पे ला के रख दिया और वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं या पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ऑफकोर्स आपको एक से दूसरी उस पर आना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि आप इस पॉइंट पी से आपने इसको एक टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पे ही है और इसको आप किधर लेके जा रहे हैं, टूवर्ड्स इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। ये आपके पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा कि क्या होगी, उससे आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पे भी ये पॉइंट सीधा इससे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी यही डायरेक्शन बनती है। और ये मूव किधर कर रहा है, ये मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, आई से किधर जा रहा है, एफ की तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आपकी तरफ इसका डी एस की डायरेक्शन भी यही हो गई। ठीक है जी, अब हम अपना देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने वी को एक्चुअली डिस्क्राइब किया था जी। तो उसमें हमने v को क्या फाइंड आउट किया था कि v हमारा वी एफ माइनस वी आई किस चीज़ के बराबर था, आपको कुछ याद है? यही चीज़ था या कुछ और था? ठीक है जी, थोड़ा सा अगर आप आने से पहले, एक तो मैं भी लेक्चर को ऑफ कोर्स रिपीट उसको करती तो हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ, लेकिन अच्छा आइडिया ये है, अगर आप इसको प्रॉपर समझना चाहें कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप अगर एटलीस्ट एक बार अपने पिछले लेक्चर को एक थोड़ा सा उसको उसका रिव्यू कर लें, उसको थोड़ा सा देख लें, तो आपको जो हम लेक्चर कर रहे होते हैं उसको करने में आसानी हो सकती है। ठीक है जी, एनीवेज हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है जी, ये मेरा माइनस हो गया, यहाँ पे ये फार्मूला किया, हमने इसको ड्राइव किया था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा था। ओके जी, अब यहाँ पे आप देखें कि ई की डायरेक्शन क्या है और आपके पास डी एस की डायरेक्शन क्या है, या बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है? जी, मेरे पास माइनस ई डी एस निकला है। आप बता सकते हैं कि ई डी एस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, कॉस थीटा को मैंने क्या किया है, इस वजह ये टर्म किसके बराबर मैंने कर दिया, ये टर्म ऑफ कोर्स मैंने 1 के बराबर किया तभी ये चीज़ आई है। और कॉस थीटा 1 के बराबर कब होता है, क्या लिमिट्स होती हैं कॉस की, आपको पता? से 2-3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो जवाब लिखते हैं या कुछ उसको आंसर करते हैं, बाकी तो या शायद मौजूद ही नहीं होते हैं या सुन ही नहीं रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो इसलिए इनको इतनी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होती है उसका भी पता नहीं चलता। और ऐसी बातें मेरा भी पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे थोड़े से इन्वॉल्व रहें, इन टच रहें, और वो उसको जो रिप्लाई करते हैं तो मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि अच्छा कौन कौन से बच्चे सुन रहे हैं या समझ पा रहे हैं बात को। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो बात को सुन रहे होते हैं और अगर उसको समझ पा रहे होते हैं तो वो काइंडली ज़रूर मेंशन किया करें आपका आंसर। गलत सही से फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जब मैं नेक्स्ट उसको डिस्कस करूँगी तो आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन आपका जवाब देना ये शो करता है कि आप लेक्चर को सुन रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, और बाज़ औक़ात ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, आप उसका येस नो में आंसर आ सकता है, लेकिन दोनों आंसर जब आप इस किस्म की स्टडी में इन्वॉल्व हों तो एक्सेप्टेबल होते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके जी, मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई की डायरेक्शन भी यही है और डी एस जो जिस तरफ उसने मूव करना है, जिस तरफ वो जा रहा है वो डायरेक्शन भी वही है, तो दोनों पैरेलल हैं ई और डी एस। इसका ये मतलब है इनके दरमियान में एंगल ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो होने की वजह से कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 आ जाता है, सो यहाँ पे हमारे पास बच जाता है ई डी एस। ओके जी, अब अगर आपको याद हो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज वो क्या फाइंड आउट की हुई है, कुछ याद है आपको? जी, कुछ याद है? आपने क्या किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली आई थी एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, तो हमने एफ की वैल्यू इसमें लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या था, क्यू था, क्यू नॉट था ओवर क्यू नॉट आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था इसको, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है, फिर हमने क्या किया था, हमने इसको कैंसल आउट किया था, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई थी जी ई की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर हमें उसी ई की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई दैट इज इक्वल टू माइनस, अब ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है जी Q/r²। ठीक है जी। अब जो आपके पास कॉन्सेंट्स हैं उनका वाहिद निकाल सकते हैं अपने इंटेग्रल से, दैट इज़ Q, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होनी है दैट इज़ ओवर डिस्टेंस, जो आपका पाथ है जहाँ पर उसने ट्रैवल करना है वहाँ पर होनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर आपका ds भी था, तो r² ds आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है जी 1/r² ds को अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या आंसर, डी एस एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, इसका मतलब है कि आर और डी एस, या आप इसको ये भी कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे चूँकि थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे हमारे पास हमने इंटीग्रेट करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको भी डी आर कर लें। ठीक है, dr/r² अगर आपके पास हो तो आपकी इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू आती है, कोई मुझे बता सकता है? जी, अगर आप निकाल चुके हैं तो मुझे बता दें कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। और हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं आर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, आर वो डिस्टेंस है, समझे वो पॉइंट है जहाँ से जो हमारा पी पॉइंट था ना वो डिस्टेंस था, वहाँ से लेके हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम इसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये ठीक है, ये डिस्टेंस है आर, यहाँ से मतलब आर से आपने उसको कहाँ पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेकर जाना है। ठीक है जी, तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन में मेरे पास अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दूँ, अब तक आप लोग कर चुके होंगे कि यहाँ पर क्या आता है, दैट इज़ 1/r माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर टू इन्फिनिटी, लिमिट अभी आपने लगानी है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, ये आपका माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया जी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0 माइनस 1/r। ठीक है, ये ठीक है जी। ये मैंने क्या किया, कोई बताएगा इसको, यहाँ पे भी क्या चल रहा है जी, यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं 1/इन्फिनिटी है। मैंने क्या किया है, इन्फिनिटी पहले ही आपको 1/r की जगह पे आप इन्फिनिटी रखते हैं, ऐसे ही आप लिमिट अप्लाई करती है ना, और फिर क्या करेंगे -1/r आ जाएगा, जिसका ये मतलब हुआ एट द एंड वी विल एंड अप विथ माइनस साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। जी ठीक है, यही चीज़ आपके पास आई या कुछ और आया? सब लोग के पास यही चीज़ आ रही है? ठीक है जी, ये हमारा हो गया चेंज इन पोटेंशियल एक्चुअली। तो अब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे पास पोटेंशियल की क्या वैल्यू आती है, और हमने इसको देखा है कि हम जो पहले हमने अगर वी आई को हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पर है, तो इसका मतलब है कि एट इन्फिनिटी वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैंने कहा है कि जी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है जी, आप इसको ये सपोज कर, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, माइनस वी आई is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास अफकोर्स ये साइन खत्म हो गया, इसका मतलब है कि ये वी आई को भी आप पोटेंशियल आप लिख देंगे, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा कंक्लूजन है जी। ठीक है, ये अगर आप यही काम करें, नेगेटिव चार्ज को लेते हो तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको आप अपनी होम असाइनमेंट समझ लें कि आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहाँ पर इस फिगर में आप इस फिगर को चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्या डिस्टेंस आता है। ठीक है, आपके पास आपका पोटेंशियल क्या निकलेगा, आपके पास एंगल क्या है, आपके पास, अब आपने प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव ये किया है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने प्रूव करना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। आपके पास नेगेटिव में आंसर आना चाहिए फॉर नेगेटिव चार्ज। और जो इसकी ये जो फिगर आपके सामने बनी है दैट इज़ फॉर, ये वाली जो सी है ये दैट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज। और आपने इसको किसके लिए बनाना है, आपने इसको बनाना है जी नेगेटिव चार्ज के लिए कि उसमें क्या चेंजेस आएंगी। इस वक्त मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी, ये आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो गूगल क्लासरूम है उस पर आप इसको सॉल्व कर लें, आज ही कर लें या कल तक की लास्ट डेट आपकी हो जाएगी,
तो आप इसको सॉल्व करें और उसके बाद इसको रखें उसमें अपने गूगल क्लास में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडेड असाइनमेंट ये बन जाएगी। इसी तरह से सारे स्टेप्स आपने करने हैं, लेकिन यू हैव टू यूज़ द नेगेटिव चार्ज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, ये एक काम हो गया जो हमने कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैनी चार्ज पार्टिकल। लेट्स सपोज आपके पास अभी हमने जो काम किया था, अगर आपको याद हो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो ये सेम स्कीम थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। क्या था कि आपके पास पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, फिर आपने क्या किया, वहाँ पे एन चार्ज पार्टिकल लेकर आगे, तो आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। क्या पहले आपने F1 फाइंड आउट किया, F2 फाइंड आउट किया। आपको ये पता चला कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज पार्टिकल्स। तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व किया। यहाँ पर भी यही सिचुएशन हमारे पास आती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज अगर आपके पास एक V1 है और एक V2 है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नेट पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या करेंगे, V1 प्लस V2, ठीक है जी। अब V1 क्या है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर, अब R डिपेंड करता है, अगर तो आपका R सेम है तो आप R को R लिख सकते हैं, अगर R भी उसके साथ चेंज हो रहा है तो आप R1 कर देंगे यहाँ पे। इधर फिर अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को आप किस तरह से करते हैं, अप्लाई करेंगे फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम क्या करते हैं, हम समेशन को यूज़ करते हैं कि ये मेरे पास समेशन आ गया। आई होप कि आप इस साइन से, इस सिंबल से ऑलरेडी वाकफियत रखते हैं कि I इज़ इक्वल टू आपका 1 हो गया, यहाँ पर n हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, VI आपके पास आ जाएगा। अब इस अगर चीज़ को, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए एक्चुअली, एक क्वेश्चन है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, मेरी आ जाओ तुम भी नीचे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें इस चीज़ को अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ये किसके बराबर है, ये बराबर आ जाएगा जी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। आई का ये मतलब था I इज इक्वल टू 1 तो V इज इक्वल टू 1, फिर दरमियान में क्या है, समेशन है, प्लस लगाएंगे आप, फिर I इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे क्योंकि दरमियान में समेशन का साइन है तो आप इसको प्लस करेंगे। अगर आपको पता है कि अगर इसके प्रोडक्ट का साइन इस तरह से होता है, अगर आप इस यही चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं I के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहाँ पर भी आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट हो गई, ओके। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो चीज़ थी इसमें आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 ओवर R1 प्लस, यही चीज़ अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये कॉमन आ गया, Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 और प्लस क्या आ जाएगा Qn ओवर Rn, ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे पास क्या था। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे किया है कि हमने उसको V को इन टर्म्स ऑफ E लिखा था, V इज़ इक्वल टू ये जो हमारा अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको लिखा है, ठीक है। कहाँ पे गया जी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इक्वेशन को, ये हमारे पास आ जाता है जी भाई, ये चीज़ आपके पास हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया था इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई, आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, मैं स्क्रीन को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा मुझे, ओके जी, इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, ई का आ गया। और अब जब आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया अभी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो आपके पास क्या उसकी निकली है जी, जी आपके पास ये आपका निकला था कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप के लिख सकते हैं, ये वही कूलम्स कांस्टेंट है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इनटू क्या है, Q ओवर R है। अब R कौन सा है, R आप कुछ भी अपना देख सकते हैं, आपके पास स्मॉल R भी आप इसको ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस आपके पास है टोटल मे बी इट्स R, तो जो भी R गिवन होगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसी चीज़ को भी हमने देखा कि अगर हमारे पास जो आपके V हैं वो एक से ज़्यादा, अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपने उनकी वजह से एक किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे, एग्जैक्टली इसी तरह से सॉल्व होता है जब हम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व किया था
कि हमने पहले हर पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमने वो फाइंड आउट कर लिया, फिर दूसरे पॉइंट का फाइंड आउट किया, फिर तीसरे चार्ज पार्टिकल का सेम पॉइंट पे फाइंड आउट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, तो हम प्रेजेंस ऑफ अदर, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड किया है। यहाँ पे हमने यही साइन लगाया है इस चीज़ को। इसका यह मतलब है कि आपके पास अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हों और आपने उनकी वजह से किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना हो, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है जिसके साथ आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक और एग्जांपल को डिस्कस कर दी, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यूज़ किया है, ये जो ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं या n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अभी हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सो ये हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स शोन इन फिगर। ये जो आपके सामने आगे फिगर है ये वाली है जी। द डिस्टेंस d इज 1.3 मीटर एंड द चार्जेस आर। अब देखें, आपको फाइंड आउट करने के लिए अभी हम यहाँ पे सपोज मैं देखती हूँ आपको गिवन क्या है। आपको जी यहाँ पर देखें तो d गिवन है, दैट इज d इज इक्वल टू 1.3 मीटर है। ठीक है जी, इसके अलावा आपको चार्जेस गिवन है Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो 4 और इन सब की जो वैल्यू है दैट इज़ डिफरेंट चार्जेस की वैल्यू है। Q2 -24 है, Q1 12 नैनोकूलम है, Q4 इज़ 17 नैनोकूलम और Q3 31 नैनोकूलम है। जी नैनो किसको शो करते हैं, 10⁻⁻ जी 3, 6, 9 किसको शो करता है नैनो, जी बताएंगे आपके। अब मेरे पास क्योंकि मैंने कूलम में करना है ना, अब आपका जो चार्ज का ऐसा यूनिट है दैट इज़ कूलम, तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप इसको कूलम में ट्रांसफर करेंगे। ये इसका जो नैनो है इसका क्या है, इसका प्रीफिक्स है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपके पास वैल्यू आती है। ठीक है, ओके जी। अब अगर हम इसकी फिगर पे गौर करें कि हमारे पास इसकी क्वेश्चन की जो फिगर है वो क्या है कि ये आपके पास चार चार्ज पार्टिकल हैं। एक ये है जी Q2 है, Q3 है, Q4 है। ये एक स्क्वायर के एजेस पे हैं, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस और दिस। अगर आपको एक डी दिया हो तो आप उनके उस पूरे स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपके पास जो गिवन है चार्ज गिवन है और डी गिवन है। ठीक है, और ये पॉइंट है जहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो आप कैसे करेंगे इसको, कोई आइडिया आपके अगर जहन में हो तो आप बता सकते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है ना, अभी हमने फाइंड आउट किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इन टर्म्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास एक चार्ज की वैल्यू गिवन हो तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन एक दूसरी चीज़ मुझे चाहिए, एक आर चाहिए। आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैट पार्टिकल टू द पॉइंट पी। तो आप बता सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में वो डिस्टेंस कौन सा है, वेदर इट इज़ डी और समथिंग एल्स। व्हाट डू यू थिंक। देखिए ना, ये जो आपका फार्मूला है मैं एक बार फिर आपके सामने यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज v इज इक्वल, अभी हमने इसको सॉल्व किया है फॉर पॉजिटिव चार्ज कि v किसके बराबर आपके पास आ जाता है जी, किसके बराबर आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, Q तो गिवन है, अगर आपने Q1 का V1 फाइंड आउट करना होगा तो Q1 आ जाएगा, V2 फाइंड आउट करना होगा तो Q2 आ जाएगा। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, ये जो R है ये कौन सा, क्या ये R D के बराबर है, क्या कहते हैं, या डी के बराबर हो सकता है। बच्चे देखें, d इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और r इज अ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल टू द पॉइंट p। ये आपका पॉइंट p है, विच मीन्स यू नीड दिस डिस्टेंस, दिस इज r। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि क्या सभी जो डिस्टेंस हैं चार्ज पार्टिकल के उनके लिए ये डिस्टेंस सेम है, वेदर इट इज R1, R2 और सबके लिए R आ रहा है, क्या कहते हैं आप, क्यों R आ रहा है सबके लिए।
बिकॉज आपको जो गिवन है दैट इज़ अ स्क्वेयर। स्क्वेयर का ये मतलब है कि अगर आप उसको डायगनल कोई लाइन उस पर करेंगे, उसके सेंटर पे आप कोई पॉइंट रखेंगे, तो ऑफ कोर्स जो कि डायगनल है सारों उसकी चारों साइडों से उसकी जो साइड्स हैं वो सेम आएंगी। इसका ये मतलब है कि आपके पास सारे के सारे जो आर हैं दैट इज़ वो सेम है। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। और इसको आपने फाइंड आउट करना है। इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई हिंट देगा मुझे कि इसको किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है? क्या करेंगे? जैसे यानी लॉ, एनी थ्योरम, कोई चीज़ जो आपके ऐसी चीज़ को देख के, स्क्योर को देख के आपके जहन में आती हो, तो वो क्या चीज़ होती है? इस पिक्चर को थोड़ा आप क्लीन कर दो, हमने इसको तो समझ लिया ना कि क्या होता है। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहती हूँ, आर को। तो आर को मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ? सब लोग इस चीज़ को पार्टिसिपेट करें, इसमें थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करें कि मैंने आर को किस तरह से फाइंड आउट करना है। जी, मैं तब तक लाइन बताती हूँ, आप तब तक क्या करें, आप अपनी वैल्यू मुझे बता दें कि क्या आती है आपकी। जी, बाकी लोग भी लिखें, सब लोग इस चीज़ का जवाब बताएंगे मुझे कि क्या आता है, यहाँ पे हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये क्या बन गया जी आपके सामने? कोई आप इसको पहचान पा रहे हैं इस शक्ल को कि ये क्या शक्ल है? ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका क्या मतलब है भाई? ये लिखो, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, स्केचिंग स्क्रीन का कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जी, इज इक्वल टू 2r टी स्क्र प्लस डी स्क्र। डी स्क्र प्लस डी स्क्र क्यों है भाई? कोई आपको आइडिया है इस चीज़ का? क्यों? क्योंकि स्क्र था तो ऑफकोर्स दोनों लेंस की डी स्क्र है। अब ये किसके बराबर आ गया जी? 2d² और p इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2d के। ठीक है जी। p आपका किसके बराबर था? 2r के। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट 2 ओवर d, और r आपका बराबर आ जाता है जी अंडर रूट 2 ओवर 2d के। ये चीज़ किसके बराबर आ जाती है जी? अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और ये d। ये चीज़ क्या हो जाएगी जी? इससे कैंसिल हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा जी? आपको मिलेगा यहाँ पे d ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास आपको d की वैल्यू गिवन है। d की वैल्यू आई थिंक थी 1.3 मीटर। तो जब आप इस वैल्यू को इसके अंदर लिखेंगे, d में d 1.3 डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट 2 है, तो आपके पास जो आंसर है, अगर आप अपने पास चेक करें, मैं भी अपने पास चेक करूँ, तो दैट इज़ 0.919 क्या आता है जी? मीटर। ओके, इट वाज गिवन इन मीटर। ओके जी, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने इसको क्या फाइंड आउट करना था। हमारे पास आर गिवन, जो हमारा फार्मूला था ये वाला, इसमें हमारे पास आर गिवन था, सॉरी क्यू गिवन है और डी गिवन था, आर हमें गिवन नहीं था। और हमारा जो फार्मूला उसमें हमें क्या चाहिए था? हमें आर चाहिए था। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, जो हमारी बातें क्लियर हो चुकी हैं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? क्यू ओवर आर। आर की वैल्यू, जितने भी आर्स हैं उनकी वैल्यू गिवन है, और सॉरी क्यू की वैल्यू गिवन है। जितने आर, चारों का आर सेम था, तो एक आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि डी की बजाय यहाँ मुझे आर चाहिए था, और आर इज इक्वल टू 0.919 मीटर। ठीक है जी, आई थिंक अब ये क्वेश्चन
हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो गया है। क्या हो गया जी कि वी नेट किस चीज़ के बराबर होता है जी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, इसको आप समेशन के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आपको चले मैं लिख देती हूँ ताकि हमारा एक कंप्लीट हो जाए। दैट इज़ कि आपने इसको इस तरह से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 टू किधर है जी, आपके पास 4 तक है और यहाँ पे वी आई है, जिसको आपने फिर इस तरह से करके ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारे वी में कॉमन है तो इसको मैं पहले ही कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है जी, आर भी आपका कॉमन है। क्यों, क्योंकि चारों का जी जो डिस्टेंस है, ये जो ये वाला, इसका ये डिस्टेंस, अगर मैं स्क्रीन से, ठीक है, ये डिस्टेंस भी क्या है जी, आर है, ये डिस्टेंस भी क्या है, आर है, ये भी आर, और ये भी आज हम ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, आर भी सबके पास ठीक है सेम आएगा, तो आर को मैं, अच्छा एक काम करती हूँ ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन, दो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन देन अगर किसी किस्म में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार इसको कंप्लीट लिख देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, ये चीज़ ही आती है मेरे पास। ठीक है, अब हमें देखा है कि सारे के सारे R1 to R3 बिकॉज ऑफ चार्ज, Q3/R4 बिकॉज ऑफ चार्ज Q4, वो सारे के सारे सेम है। तो इसका ये मतलब है कि मैं उस R को भी कॉमन ले सकती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R। ठीक है, ये भी मेरी एक चीज़ आपके पास कॉमन आ जाती है। ओके, अब आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे आपके पास अंदर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि क्या है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया है जी। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने इसको क्या किया था, 9 × 10⁻⁹ था ये, और 1/R में आपके पास 0.919 आ रहा है, और अंदर आपके पास क्या आ रहा है जी, Q1 की आपकी वैल्यू थी 12 नैनो कूलम। ठीक है, प्लस Q2 की आपके पास क्या वैल्यू थी जी, Q2 अगर आपको याद है तो उसकी वैल्यू कहाँ पर थी, उसकी थी -24। ठीक है, और फिर प्लस आपके पास एक 17 था और एक 31 था। आप उसकी अरेंजमेंट चेक कर सकते हैं, और ये चीज़ मल्टीप्लाई और इस सब के साथ क्या है, नैनो कूलम 10⁻⁹। ठीक है जी, अब आप ज़रा इस चीज़ को सॉल्व कर लें, मैं भी इसको सॉल्व कर लूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। 8.99 इंटू 36 और इंटू 10⁻⁹ आ रहा है। ओके, और यहाँ पे इसको अब हम डिवाइड करना है हमने 0.49 जी। मेरे पास ऑलमोस्ट जो आ रहा है आंसर, दैट इज़ 350 वोल्ट। ठीक है, आप चेक करें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अगेन मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास चार चार्ज पार्टिकल्स हैं और आपने उनकी वजह से एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। अब ये जो पॉइंट पी है, ये, और या जो हम ये कहीं की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये एक स्क्वायर के जो एजेस हैं उन पर अरेंज है। इसका ये मतलब है कि हर चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस उसके अपने पार्टिकल का पॉइंट पी से वो सेम हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर के इसी तरह अगर आपके पास सर्कल आ जाए, हम सर्कल को भी डिस्कस करेंगे, तो भी इनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है। तो ये हमारा
हमारे पास सेम डिस्टेंस आ जाता है। हमने उसका आर फाइंड आउट कर लिया, क्यू हमें गिवन था। उसके बाद जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था 1-2 मिनट पहले कि जी हम आपके पास अगर मोर देन 1 चार्ज पार्टिकल्स हों और उनकी वजह से किसी पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो हमने उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम उनको क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। वी हर एक चार्ज पार्टिकल का इंडिविजुअल वी फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है जी। अभी तो ये स्केयर से रिलेटेड था। एक और एग्जांपल इसी से मिलती जुलती थी जो मैंने आपके लिए रखी थी, वो थी सर्कल की। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा अपने पास देखते हैं कि हम उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है जी। हमारे पास क्या है जी, इंफॉर्मेशन क्या है कि जो आपके पास फिगर है, आई होप कि आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको ओके जी। In figure, electrons of charge E are equally spaced and fixed around a circle of radius R. अब क्या था, पहले वो किस पे थे, स्फीयर के थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, सर्कल आ गया, which means कि each particle का उसके सेंटर से distance remains same. Relative to V is equal to 0 at infinity, what are the electric potential and electric field at the center C of the circle due to these electrons? जी जी, आपके पास ये दो चीज़, दो फिगर्स हैं। एक तो ये कि आपके पास ये पहले वाली की अभी मैंने बात की है, इसमें क्या है आपके पास कि आपके पास ये जो डॉट्स हैं रेड वाली, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स, वो इक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है, एक दूसरे से इक्वल फासले पर। आप समझिए कि आपने सर्कल को अपने 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया और वहाँ पर एक एक जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इनका सेंटर से डिस्टेंस दैट इज़ कैपिटल आर, और इस सेंटर पे आपने वी फाइंड आउट करना है और आपने यहाँ पर ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। वी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि v इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 12। ठीक है, 1 to 12 ही है ना, और वी आई। ठीक है, अब आपके पास चार्ज क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास, अगर कॉन्स्टेंट ऑफ हिस्ट्री में इसको k लिख लेती हूँ 1/4 तो आपके पास अब क्या आएगा, जो उनका डिस्टेंस है आपके पास अंदर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, अगर अभी भी पास लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो उनको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये v इज इक्वल टू 12 तक ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आपके पास अब v आपका क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये आ जाता है आपके पास। ठीक है, अब आप आगे क्या करते हैं, अब आपने क्या करना है कि आपका कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0। अब अपने v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है v1 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और डिवाइडेड बाय क्या डिस्टेंस है, r है। फिर यहाँ पे क्या है, e है और r है, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, e और r। क्यों ये मैंने इस तरह से लिखा है, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है विच मीन सेम पार्टिकल्स हैं, सेम चार्ज है उनके ऊपर। तो वो ई हो गया, ई उनका चार्ज है, जो भी वैल्यू आपको उसकी वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है। इसी तरह से आपको आर, आर मैंने सब में सेम क्यों लिया है, ये जो आर है ये मैंने क्यों सेम लिए हैं, सिर्फ इसलिए मैंने इनको सेम लिया है कि यहाँ पर क्या था, ये एक सर्कल के गिर्द इनको अरेंज किया गया। इसका ये मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला दैट इज़ आर। तो ये अगर लेट्स सपोज ये आपका पार्टिकल 4 है तो यहाँ पे E4, तो ये R4 हो गया, ये भी R है, R4 भी 4 R है, ये भी R है। इसका ये मतलब हुआ कि सारे R सेम है। तो अगर आप इनको ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, आ जाएगा जी K12E/R। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ये निकला है। अब हम इस फिगर को दोबारा देखते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकें कि E इसमें क्या आएगा। एनी गेस, तो ये आप बता सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके होंगे ऑलरेडी। यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या चीज़ आएगी। ये इलेक्ट्रॉन है विच मीन्स कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वो दैट इज़, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करती हूँ इसकी इस पॉइंट पे, तो वो किसकी तरफ होगी, इनवर्ड होगी, टुवर्ड्स पार्टिकल होगी। इधर से भी ये इधर को होती है इसकी पार्टिकल्स की। ठीक है, अब इसके एग्जैक्ट सामने क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है एक और पार्टिकल है, उस पर डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी इधर को होगी। ठीक है, इसका ये मतलब अगर आप इन दो पार्टिकल को कंसिडर करें तो हर पार्टिकल 12 पार्टिकल टोटल है, हर पार्टिकल के सामने एक दूसरा पार्टिकल उसके अपोजिट साइड पर आ रहा है, क्योंकि ऑल पार्टिकल्स आर सेम, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी क्या होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों अपोजिट होगी, क्योंकि सेम पार्टिकल्स है ना। ठीक है,
और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम होगा, विच मीन्स they have at the center the electric field because of these 12 electron is 0. क्यों? क्योंकि आपको अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड मिल रहा है हर पॉइंट पर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करिए, कैंसिल आउट करिए। यहाँ पे इसकी जो प्रोड्यूस हो रही है, इसके सामने वाला उसको कैंसिल कर रहा है, यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है उसको उसके सामने वाला कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा सेंटर पे, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पर सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो होगी, ठीक है जी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि बच्चे एक और बात ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो मैंने यहाँ पे चूंकि ई की वैल्यू नहीं लिखी है इससे ये पॉजिटिव आ रहा है। जब आप इलेक्ट्रॉन का उसका चार्ज लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन अपीयर होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज शुड बी नेगेटिव। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको मैं थोड़ी सी फिगर को बड़ा कर दूँ। नहीं भैया तो वैसे नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। ओके, हम इसी के साथ ही भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको रिस्पॉन्स इस टाइम काम नहीं कर रहा। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे चार्जेस को, अब आप क्या करेंगे, आप उसको सिर्फ उसकी एक आर्क पे अरेंज कर देंगे। अब सारे के आपके 1 2 3 4 5 6 ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से अरेंज हो गए। अब आप बताएं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किस तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। क्या आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पार्टिकल की पोजीशन आ रही थी, नहीं आ रही थी। इसका ये मतलब है कि इन पार्टिकल्स का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको चाहिए एक कांस्टेंट चाहिए है, आप यहाँ पर आते हैं, एक कांस्टेंट चाहिए, आपको चार्ज चाहिए और उसका डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट पी तक जहाँ पर आपने उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेम आएगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन सेम, type of charges remain same, distance from this each charge particle to the point P where you have to find out the electric potential remains same, तो everything remains same। इसका ये मतलब है कि इस वाली जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट इज 12 ke/r, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाले केस में तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी जी, जीरो हो गई थी। अब इस वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कोई बता सकता है जी? आप सभी लोग अपना गैस कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आएगा इसकी वैल्यू में। यहाँ पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप यही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पहले वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसमें जीरो क्यों नहीं हुई? उसकी ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीज़न आपको नज़र आ रही है। उसकी ये रीज़न है कि आपके पास अब इस पार्टिकल का, ये जो आपका पार्टिकल है लेट्स सपोज ये वाला, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर को आ रही है। अब इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करने के दूसरी साइड पे कोई पार्टिकल है ही नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैंसिल आउट करने के लिए इसके सामने कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर अरेंज हुए हैं। इसका ये मतलब है कि इस वाले केस में पार्टिकल्स रिमेन सेम, their number remains same, their type remains same, their distance to the point P remains same, even then उनके दोनों का, इस वजह से उनका पोटेंशियल तो सेम हो गया, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, वो डिफरेंट हो गई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है कि आपके चार्ज पार्टिकल उनकी अरेंजमेंट क्या है ना, अगर कहीं से किसी का कैंसिल हो रहा है तो वो आपको नज़र आ जाता है कि किस तरह से आप देख रहे थे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं थोड़ा सा इस लेक्चर का जो आज हमने डिस्कस किया है उसका एक आप पे थोड़ा सा उसको एक रिकैप लूँ तो आपको पता चल जाए। ये भी हो सकता है कि आप देखें सारे लेक्चर से मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि जो हम डिस्कस करते हैं कुछ पहले थोड़ा सा एक तरह से ओवरव्यू होता है कि हमने पहले क्या किया हुआ था, और एंड पे मेरी कोशिश होती है कि उस दिन में हमने जो किया उस काम को थोड़ा सा समराइज़ कर दिया जाए, वो 1-2 मिनट की डिस्कशन होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं एक अच्छी उसको समझने के लिए कि
कि आप जब आते हैं लेक्चर में तो 1-2 मिनट की, इवन अगर वो जो समराइज जो मैं करती हूँ इस चीज़ को, जो समरी होती है उसको भी अगर आप सुनकर आ जाएं तो आपको लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब ओके, हमने क्या किया आज? आज हमने फाइंड आउट किया है जी, आज हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम किस चीज़ से, उससे जी, एक मिनट, ओके। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल को लिया, ठीक है। एक आपके पास ये जो आपका ठीक है जी, ये आपका एक टेस्ट चार्ज है, इसको आपने लिया और इसकी वजह से आपने एक पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। आपने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज को लिया और उसको आपने इस पॉइंट पी से मूव करवाया टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको जब पोटेंशियल देखना है, जो आपके पास एक्चुअली फार्मूला था, दैट वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एफ माइनस वी आई। तो आपको दो एक्चुअली पॉइंट्स चाहिए पोटेंशियल उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो ये आपका वी आई हो गया और आप किधर जा रहे हैं, वी एफ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा आपके पास पॉजिटिव चार्ज था तो उसकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड बनेगी। इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर जो आपका चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। इस तरफ को आपका पार्टिकल भी इधर को ही मूव कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन सेम हो गई। हमारे पास ये वाला फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस या डी आर। इसका ये मतलब एस इज लेंथ का यूनिट है, इसको आर डी एस वट एवर जो भी आप लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है जी। ये हमने इसको कर लिया, हमें पता चल गया हमारा एंगल कौन सा है। यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, ये हमारा आंसर आया यूजिंग e। आपने इसमें अगर आपको याद हो अभी हमने डिस्कस किया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज़ की है, इसका ये मतलब है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है फ्रॉम ई, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि इफ़ यू आर यूजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और है कि नेगेटिव जो आपका पॉइंट चार्ज है वो कौन सा है पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव को प्रोड्यूस करेगा। ये आपने इसको सॉल्व करना था, इसी तरह सब कुछ करना था। सिर्फ डिफरेंस क्या आपका होगा कि यहाँ पर आपने पॉइंट चार्ज पॉजिटिव रखने की बजाय यहाँ पर आप कौन सा चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज रखेंगे, और इस चीज़ को भी प्रूव करेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। बाकी जो आपके स्टेप्स हैं वो दैट रिमेन सेम, ठीक है जी। ये हमने काम कर लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हों तो उनका जो पोटेंशियल है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वो क्या होगा। तो हमने इस पे वही अपनी स्कीम को अप्लाई किया जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे कि हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड, हर दो चार्ज पार्टिकल, किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उसको फाइंड आउट कर लेते थे। इससे हमने E1 E2 E3 अप टू En हमने फाइंड आउट किया और उनको हमने ऐड कर लिया, विच मीन्स के नेट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप क्या करेंगे, आप सारे सेपरेट V फाइंड आउट करेंगे, V1 V2 V3 जो भी आपके पास होंगे पोटेंशियल्स होंगे उनको एंड पे आप क्या करेंगे, अडेप्ट कर देंगे। और ये हमारा हमने इस फार्मूला को ड्राइव किया था कि हमारे पास V इज नेट जो आपका रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, जो भी आपका नंबर होगा V पर आपका यही वाला आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि V1 V2 V3 आप सबको ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समेशन साइन है और आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पहली एग्जांपल जी ट्राई की है कि हमारे पास चार चार्ज पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट उनका चार्ज है, एक उसमें नेगेटिव है, 3 उसमें पॉजिटिव है, ठीक है। जब उनकी वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे वो उसका V1 V2 के मुताबिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जो गिवन था वो चार्ज पार्टिकल्स गिवन थे, उनका चार्ज गिवन था, और हमें जो डिस्टेंस जो हमारा फार्मूला है उसमें क्या था, Q और R। Q के तो हमारा कांस्टेंट है ना, Q और R हमें चाहिए थे। Q गिवन है, R को हमने फाइंड आउट करना था कि कौन सा, हमें D से हमने R को फाइंड आउट किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। एज सुन एज हमें R की वैल्यू मिली, हम अपने क्वेश्चन को हमने उसी फार्मूले के जो हमारा एक समेशन वाला फार्मूला था इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने अपने V को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया जी कि ये हमारा उसकी डिफरेंट जो वैल्यूज थी उनको लगाने से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आया 350 वोल्ट्स, ठीक है जी। अब उसके बाद ये थी एग्जांपल हमने जब किया कि पार्टिकल्स अरेंज हैं एक स्क्वायर के एजिस पे।
हमने इसी, चूंकि ये इसी अगली एग्जांपल इससे मिलती जुलती थी और इसको समझना कंपैरेटिवली आसान था, तो हमने उस एग्जांपल को भी आज डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक सर्कल हो जाए और आपके पास अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो आपके लास्ट प्रॉब्लम में 4 थे, अब हमने क्या किया, उनको 12 कर दिया, हमने उनको थोड़ा सा इंक्रीज किया है कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारे उसके ऊपर, ठीक है जी। और चूंकि अब ये सर्कल के गिर्द अरेंज है, इसका ये मतलब, और ये इक्वली स्पेस्ड है, ये जो 2 पार्टिकल्स है ना, इनके दरमियान में डिस्टेंस सेम है, अब इसका और इसका दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमें क्वेश्चन ये था कि आपने सेंटर पे फाइंड आउट करना है आपका पॉइंट पी। एक मिनट स्पीकर को मैं थोड़ा सा क्लीन करूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो क्या था, आपने सेंटर पे वी फाइंड आउट करना था कि क्या आता है, अपने यहाँ पर ई फाइंड आउट करना था क्या आता है। वी का हमें पता है कि आपको क्यू चाहिए, क्यू यहाँ पे गिवन है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इसका चार्ज आपको पता है क्या होता है, ठीक है जी, और नेगेटिव भी होता है, ये भी हमारे पास आ गया। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पार्टिकल, एक मिनट पहले अगर चेंज करूँ, this particle to the point P where you have to find out the V or E। ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको यही आर चाहिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए भी आपको यही आर चाहिए, ठीक है जी। तो ये आर हमने फाइंड आउट कैसे किया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रेडियस पर है, इसका ये मतलब है कि तमाम जो 12 के 12 चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर से डिफरेंस सेम है। बच्चे अगर पहले अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, आप इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप फिर दोबारा ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आर आपके पास जो डिस्टेंस है, जो आपके फार्मूला वी के फार्मूला में जो आर आता है, दैट इज के क्यू ओवर आर है ना, ये जो आर है, इट्स अ डिस्टेंस from particle charge particle to the point P where you want to find out, that is capital R। और तमाम 12 के 12 पार्टिकल चूंकि सर्कल पे हैं और सर्कल से सेंटर तक का डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हैं विच इज़ इक्वल टू आर। इसका ये मतलब है कि रेडियस सबका क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से आपको आर सेम मिलेगा, क्यू भी आपको सेम मिलेगा। क्यों सेम मिल रहा है, गिवन कंडीशन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन पे सेम चार्ज होगा, सेम पार्टिकल है। तो ठीक है जी, हमने इसको v को फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से कि हम सबको v1 v2 v3 निकालेंगे और हमने इनको ऐड कर दिया। q भी सेम था, e r भी सेम था, तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया कि ये हमारे पास जो आता है दैट इज़ v हमारा 12, ये v है जी आपका, ये हमारे पास आता है 12 e ओवर आर के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि हमने इसको पहले भी किया था कि सेंटर में अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं, क्योंकि यहाँ ये 12 थे, जो हमने पहले जो एग्जांपल की थी उसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस में हमने कहा चार्ज पार्टिकल्स, का मतलब है कि उसकी दूसरी साइड पे फॉर श्योर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो इतने करीब होते हैं। यहाँ पे 12 थे, लेकिन 12 को हमने अरेंज ऐसे किया है कि हर पार्टिकल के सामने एक दूसरा पार्टिकल आ रहा है। इसका ये मतलब है कि सेंटर पर इस पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दूसरी साइड पे मौजूद पार्टिकल का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसका ये मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन, जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करते हैं आपको सेंटर पर। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन, अब उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, इसको क्वालिटेटिव भी बता सकते हैं। इसके रीज़न की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई नंबर हमें गिवन नहीं है, तो हम इसलिए इसको इस तरह से ही बताएंगे कि 0 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली सेम कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने दिया है, इसको मैं थोड़ा सा अगर साफ करूँ तो कहते हैं इसमें भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और साथ ही आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखें तो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ एक इतने से आर्क पे अरेंज हुए हैं, बाकी जो आपका सर्कल है अब उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब अब जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इससे फर्क नहीं पड़ा, उस जगह पे जो इन पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो सेम रहा। क्यों, क्योंकि आपको Q की वैल्यू चाहिए थी, वो गिवन है, आपको R की वैल्यू चाहिए थी, वो भी सेम है। इसका मतलब है कि इस वाले केस में भी आपका V तो सेम रहा, ई पर फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्यों, क्योंकि अब सारे के सारे जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे अरेंज हो गए। अब ये जो पार्टिकल है इसकी वजह से यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस पार्टिकल की वजह से यहाँ पर कोई उसकी डायरेक्शन ये होगी,
इस पार्टिकल की वजह से यहाँ पर कोई डायरेक्शन होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके अपोजिट साइड पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि हमारे पास जो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वी रिमेन सेम, बट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये डिस्कशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करेंगे इनको साथ में सॉल्व करें। हम अपने उसी स्कीम पे काम करेंगे कि मंडे को पहले जितना आपने इन 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में काम किया है उनका हम एक छोटा सा क्विज लेंगे, कोई एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगी सॉल्व करने के लिए, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम रेगुलर अपना जो रिमेनिंग इस चैप्टर के जो कंटेंट है हम उसको देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें आप को कोई ना बात समझ आई हो। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको समझ नहीं आई है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो अभी हम अपने अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम अपने मीट सेशन में चले जाएंगे, वहाँ जाके हम उसको डिस्कस करते हैं। और इन केस अगर हमारा टाइम नहीं लेक्चर, क्योंकि मुझे लगता है आज हमने कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स किए हैं, तो अगर नहीं भी होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आप पूछ सकते हैं, आपको अगर इसमें कोई इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, ओके जी, अब हम इस चीज़ को यहीं पे अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।